आणि याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावर अधिक चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अंतर्राष्ट्रीय जलतज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल है कि नेपाल में हाल ही में हुई इस भीषण दुर्घटना को आप एक जल विशेषज्ञ के रूप में किस नजरिए से देखते हैं? मैं कल नेपाल के बॉर्डर पर था, बाल्मी में, जहां गंडक नदी में नेपाल का पानी आता है जी। मैंने देखा कि हिमालय में जो घटना हुई है, नेपाल में, तिब्बत में, चाइना में, अब ऐसी घटनाएं पूरे हिमालय को प्रभावित करती हैं। जी। हिमालय हिंदू कुश क्षेत्र में 19 देश हैं। ये जो 19 देश हैं, हिमालय में जब भी कोई छोटी घटना होती है तो किसी न किसी रूप में हिमालय का बड़ा भूभाग प्रभावित होता है। ये घटना हुई नेपाल में, लेकिन भारत को भी इसका जो कष्ट है, दुख है, वो झेलना पड़ रहा है। मोटे तौर पर हिमालय में जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालय का बुखार तेज हो गया है। हिमालय को बुखार आ रहा है माइनिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, इरोजन के कारण। जो सूरज की गर्मी है वो हिमालय को गर्म कर रही है और उसमें ग्लेशियर का टूटना, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब घटनाएं हैं। और फिर भूकंप जैसी घटनाओं का दौर बढ़ना। तो कल की, परसों की जो घटना है वो एक तरह से ग्लेशियर के टूटने से ज्यादा आक्रामक हुई है। लेकिन पहले यदि हम देखें तो हिमालय में जिस तरह के जंगल थे और हिमालय की अपनी जो कुशन, अपनी जो एब्जॉर्ब करने की ताकत थी, उसके अंदर की जो अपनी शक्ति थी, वो अब बहुत कम हो गई है। हिमालय अब कमजोर हो गया है। हिमालय हमारे दबाव में आकर हिल रहा है, कांप रहा है, और उसकी कंपन के परिणाम ये कल और परसों जैसी घटनाएं अब हर जगह होती है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, तिब्बत में, सब जगह है। ये पूरे का पूरा हिंदुकुश कजाकिस्तान तक फैला हुआ, लंबा, इसकी पूरी आबादी करीब 200 करोड़ के आसपास है। और इसकी आबादी जितनी तेजी से बढ़ी, हिमालय में पहला ऐसा औद्योगिकरण नहीं था जैसा अब। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हिमालय की इकोलॉजी, हिमालय की कल्चर और नेचर को नजरअंदाज किया है जी। और उसी के परिणाम स्वरूप हिमालय में चाइना ने सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किया। तिब्बत में बड़े बड़े बांध बना दिए ब्रह्मपुत्र के उद्गम पर, और सब जगह भारत ने भी बांध बनाए हैं हिमालय में। जबकि हिमालय बांधों के लिए नहीं है। हिमालय का तो बांध जंगल होता है। हिमालय के बांध तो स्प्रिंग्स, झरने होते हैं जो सदैव बहते रहते हैं, सदैव पानी देते रहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की बुद्धि जब नेचर और कल्चर के अपोजिट जाकर काम करती है, तब उसके दुष्परिणाम, जैसा आज हम देख रहे हैं नेपाल में, ऐसी घटनाओं का दौर बढ़ता है। और इन घटनाओं को बढ़ाने में सबसे ज्यादा हमने अनाज के उत्पादन और बिजली के उत्पादन के नाम पर जो बांध बनाए हैं, वो बांध भूकंप से प्रभावित होते हैं। वो बांध ग्लेशियर के टूटने से प्रभावित होते हैं। वो बांध इरेटिक रेन से प्रभावित होते हैं। और जब वो बांध टूटते हैं तो हिमालय हिल जाता है, हिमालय के लोग डूबकर मरने लगते हैं। आपको मालूम है, कई हजार लोग लापता हैं और कई सौ लोग नेपाल के मर चुके हैं। इसी तरह से तिब्बत में भी लोग मरे हैं। तो ये जो मरने का और लोगों को बेघर होने का समाचार है, वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, जब वो हिमालय से जुड़ा होता है तो हम सबको प्रभावित करता है। इसलिए
हिंदू कुश की सारी सरकारों से ये निवेदन करता हूं कि हिमालय की संचेतना और संवेदना दोनों को समझें और हिमालय में ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी जी, ग्रीन जॉब के नाम पर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, ये धोखा है। ये एक तरह से हम जानते हैं कि हम सबके खिलाफ है। इसलिए हम हिमालय की नेचर और कल्चर को रेस्पेक्टफुली समझें और उसको बचाने के लिए हिमालय की नई नीतियां बननी चाहिए। अभी तक हिमालय की जो नीतियां बनी हैं, उन्होंने देशों की सीमाओं पर जो नेशनल बाउंड्रीज हैं और जो नेशनल अपने अपने लोगों के जो आइडियोलॉजिकल वॉल है, जी तो जी, आइडियोलॉजिकल वॉल और कंट्री वॉल, इन सब के कारण हिमालय को बांट दिया है। मैं जी इतना ही कहना चाहता हूं विशाल जी जी, कि हमें हिमालय को एक यूनिवर्सल एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन मानकर जी उसकी जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके उसको बचाने का काम करना चाहिए। यदि हम नहीं बचाएंगे उसे, तो हिमालय हमें नहीं बचाएगा। जी, बिल्कुल यदि हम हिमालय को बचाएंगे तो हिमालय हमें जरूर बचाएगा। क्या इस तरह की आपदाओं को केवल प्राकृतिक आपदा मानना सही होगा, या हमारी विकास नीति और जल प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक घटना मानना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जी ये घटनाएं तब से बढ़ी हैं हिमालय में, जब से इस मानव ने हिमालय पर आर्टिफिशियल इंडस्ट्री का और आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ डालना शुरू किया। तो मैं संक्षिप्त में इतना कहूंगा कि ये घटनाएं नेचुरल नहीं हैं, ये मैन मेड हैं, और ये जो मैन मेड घटनाएं हैं, अब इनके दुष्प्रभाव हमें मानसरोवर से लेकर नीचे ऊपर तक सब जगह पर दिखाई देने लगे हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो कश्मीर हो या वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, भारत को कम से कम अपने हिमालय के बारे में हिमालय की संरक्षण नीति बनाकर हिमालय को संरक्षित और सुरक्षित करना चाहिए। हम हिमालय के बड़े बेटे हैं और बड़े बेटे की ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो हिमालय को ठीक से बचाए। हिमालय के लिए जो हिंदू कुश राष्ट्रों की संस्था है, उसका हेडक्वार्टर जरूर काठमांडू में है, लेकिन आप जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भारत ने की थी, और भारत हिमालय के प्रति उस जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील था। लेकिन अब भारत की भी हिमालय के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो रही है, और दूसरे देशों की संवेदनशीलता से भी अब वो उसका मुकाबला करके उनकी नीतियों को भी हिमालय के अनुकूल बनाने में कमजोर पड़ रहा है। एक जमाना था जब भारत हिमालय की नीति के लिए दूसरे देशों पर बहुत भारी होता था, और हिमालय को बचाने के लिए भारत ने अपनी वन नीति में 66% मिनिमम फॉरेस्ट एरिया हमारे हिमालय में होगा, इसकी नीति बनाई थी। ऐसी नीति दुनिया के किसी देश ने नहीं बनाई थी, लेकिन भारत ने वो नीति बनाई थी और उसकी पालना की थी। मैं कहता हूं कि यदि हमें हिमालय के संकट को समाधान देखना है, तो हिमालय की प्रकृति और संस्कृति, इन दोनों को बचाने के लिए हिमालय की एक नई नीति बननी चाहिए। और हिमालय में ये जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, ये जो हिमालय में विकास के नाम पर विस्थापन, बिगाड़ और विनाश का दौर चल रहा है, उसको रोकना चाहिए। यदि वो नहीं रुकेगा तो हम नहीं बचेंगे और हिमालय भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें बचना है तो हमें हिमालय को बचाने की नीति बनानी पड़ेगी। जी, अगर हम लोग नेपाल की बात करें, नेपाल जैसे पहाड़ी देश में ग्लेशियर्स हो, नदियां हो और बदलता मौसम, इन तीनों के बीच किस तरीके का रिश्ता है, किस तरीके का संबंध है?
क्या जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का खतरा आने वाले वर्षों में और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? हिमालय में जो नेपाल वाला हिस्सा है उसमें भी वैसे ही स्टीप स्लोप है और बहुत बड़ा हिमालय का हिस्सा वहां ग्लेशियर से ढका हुआ है। हमने यदि इन्हें नहीं बचाया तो हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों संकट में हैं। हमें इस बात की जरूरत है कि हम बचना चाहते हैं तो हिमालय में संरक्षण करने की जरूरत है। हिमालय के जंगलों को, हिमालय की मिट्टी को, हिमालय की हरियाली को सबसे पहली प्राथमिकता देकर यदि हमने नहीं बचाया तो हिमालय में जो इरोजन है, हिमालय में जो कटाव हो रहा है, वो कटाव हिमालय की जो आबादी है उसको विस्थापित करेगा और वो विस्थापित फिर हिमालय से उठकर नीचे आएगी। आज हिमालय की जवानी, हिमालय का पानी और हिमालय की किसानी खत्म हो रही है, अपनी जगह से वो नीचे की तरफ आ रही है। नेपाल के भी ज्यादातर युवा भारत में रोजगार के लिए आते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हिमालय को हिमालय की जगह पर ही जी हरियाली बचाकर उसकी मिट्टी, पानी, खेती, उसको, उसकी संस्कृति, उसको वहीं संरक्षित करके हम हिमालय को भी सुरक्षित कर सकते हैं और हिमालय के लोगों को समृद्ध बना सकते हैं। हिमालय के लोग फिर हिमालय छोड़कर दिल्ली, बंबई नहीं आएंगे, फिर उन्हें वहीं पर काम मिलेगा। तो हमारी नीति ये होनी चाहिए कि हिमालय बचेगा तो हम बचेंगे, हिमालय को हम समझें, हिमालय को हम समझाएं। हिमालय बचेगा, हिमालय की हरियाली होगी तो हमारे जीवन में भी हरियाली और खुशहाली होगी। हमारी हरियाली और खुशहाली हिमालय की हरियाली और खुशहाली के साथ जुड़ी है। यदि हम उसको बचाकर नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। हिमालय को हम हमेशा भारतीय लोग अपने गौरव के तौर पर, अपनी प्रतिष्ठा के तौर पर वर्णन करते थे। आज हम हिमालय को भूल रहे हैं। यदि हम हिमालय को भूलेंगे तो हिमालय हमें भूल जाएगा और फिर ऐसी ही घटना जैसी 2013 में हुई, पहाड़ पर बाढ़ आई 2014 में हुई, उत्तराखंड, ये जो सब घटनाएं सतत हर साल आ रही है। 2013 के बाद भारत के भूभाग, हिमालय के भाग में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, ग्लेशियर का टूटना, पहाड़ पे बाढ़ का आना, लोगों का विस्थापित होना और लोगों को विनाश झेलना, ये जो संकट है, इस संकट से हमें तुरंत बचने की जरूरत है। आपको विशाल जान के दुख होगा, मैं जब कल और परसों वहां था नेपाल के उस बॉर्डर पर, तो मैंने देखा कि जो एक सीमा, ये जो गंडक है, यूपी है, एक तरफ बिहार है और नेपाल है, तो यूपी ने अपनी असरा बना दी है, तो उधर तो पानी जाता नहीं है, उधर से पानी काट के नेपाल की तरफ, बिहार से मिट्टी काट के नेपाल की तरफ जमाता रहता है। वहां हजारों हजार एकड़ जमीन जो अब नोलेंस हो गई है, जो ना बिहार के उसमें है और ना नेपाल के उसमें है, उसको वहां के जो, अब मैं क्या कहूं, अपराधी लोगों ने, मैं नाम भी बता सकता हूं किन्होंने, उस पर कब्जा करके उस जमीन को नेपाल की पुलिस की मदद से अपने कब्जे में कर लिया है। और ये 1,000 करोड़ की बात नहीं है, 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का टुकड़ा है। और ये एक आदमी की बात नहीं है, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने ये किया है। तो ये तो हमारा नया पर्यटन आया है हिमालय में, इस नए पर्यटन में भी पर्यटन का दबाव, हम 1990 से बोल रहे हैं कि हिमालय हमारा तीर्थाटन है, हिमालय हमारा पर्यटन नहीं है, पर हमने हिमालय को तीर्थाटन से हटाकर पर्यटन बना दिया। हम अपनी सरकारों से निवेदन करते हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको हम तीर्थ की तरह से ही संरक्षित करें, सुरक्षित करें, वही हमारी सनातन परंपरा है। तो हम
अपनी सनातन परंपरा में हिमालय की जो तीर्थपन है उसको रक्षित और संरक्षित करें, तो हमारा जो पर्यटन है ये तो हमेशा बिगाड़ ही करता है, नुकसान ही करता है। तो पर्यटन को कम करें, तीर्थाटन को बढ़ाएं, हिमालय को तीर्थ क्षेत्र की तरह से देखें। तीर्थ क्षेत्र की तरह से होगा तो हम हिमालय को शोषित नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे और उस पर आक्रमित नहीं होंगे। अभी तो हम जब टूरिस्ट की तरह जाते हैं तो वहां पर एनक्रोच करते हैं, वहां की प्लास्टिक से और दूसरी चीजों से उसको प्रदूषित करते हैं जी जी। और एक तरह से हिमालय को शोषित करने का नजरिया लेकर जाते हैं और उसी नजरिए के साथ वापस लौटते हैं। इसलिए हमें हिमालय की हरियाली और अपने लोगों की खुशहाली, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हरियाली प्रकृति है और खुशहाली संस्कृति है, इसलिए हमें खुशहाली और जो हमारी हरियाली है इन दोनों के गहरे रिश्ते बनाने की जरूरत है। हम इन दोनों को गहरे रिश्ते बनाएंगे तो हिमालय बचेगा। कल बिहार के सैकड़ों नौजवानों ने हिमालय की हरियाली और खुशहाली बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया, एक चेतना अभियान शुरू की गंडक नदी के किनारे। इसलिए हमें हमारे देश के युवाओं को इस हिमालय की आपदा से बचने के लिए संगठित होकर संरक्षित करने के काम में लगना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके लिए एक प्रण लेना बहुत जरूरी है। लेकिन नेपाल में बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं और नदी घाटियों में बढ़ते निर्माण को आप किस तरीके से देखते हैं? विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि क्या है कि भारत और नेपाल को साझा नदियों और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए अपनी रणनीति में कितना बदलाव करना जरूरी है? देखो, भारत और नेपाल के बीच जो एक जमाने में रिश्ते थे वो बहुत अपनेपन और गहरे रिश्ते थे। जी हाँ, ये दोनों अपने को भाई मानते थे, छोटा बड़ा। अभी ये रिश्ते हमारे बदल रहे हैं। इन रिश्तों में जो भी बड़े बांध का, बिजली का हमारी जो एग्रीमेंट है और जो पानी के बंटवारे के एग्रीमेंट है, उनमें भी उतनी समझदारी दोनों के बीच नहीं दिख रही है। दोनों अपनी अपनी चीजों पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें हिमालय में बड़े बांध नहीं बनाने चाहिए। हमने हिमालय में नेपाल को बड़े बांध बनाने में और बड़े रोड निकालने में बहुत मदद की है। जी जी जी। शायद उस जमाने में हमारे मन में किसी दूसरे देश के प्रभाव को रोकने का मंतव्य रहा होगा, लेकिन नेपाल में यदि आज भी हम देखें तो जिस तरह की विकास की योजनाएं काम कर रही हैं वो हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, शुभ नहीं है। थोड़ी बहुत लाभकारी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका लाभ नहीं है, थोड़ी बहुत लाभकारी हो सकती है पर शुभ नहीं है जी। और जो काम शुभ नहीं होता वो सनातन नहीं होता। जी बिल्कुल। इसलिए हमें हिमालय को सुरक्षित करना है तो हिमालय के लोगों के लिए क्या शुभ है, क्या सबके लिए अच्छा है वो देखें। हम ये ना देखें कि एक व्यक्ति को हम कितनी जमीन दे दें, हिमालय की पूरा हिमालय दे दें, किसी को सौर ऊर्जा के नाम पर दे दें, किसी को पावर हाइड्रो पावर के नाम पे दे दें। ये जब से हिमालय को व्यक्तियों को सौंपने का दौर शुरू हुआ है, जी हाँ, तब से हिमालय में विनाश की लीला तेज हुई है। अब हिमालय के बड़े बड़े भूभाग एक एक व्यक्ति को 48,000 एकड़ जमीन सौर ऊर्जा के लिए दी गई। जी हाँ, लद्दाख में। ये जो इस तरह का दौर है, ये दौर हिमालय के क्रोध को बढ़ाने वाला है, हिमालय के गुस्से को बढ़ाने वाला है। और हिमालय का क्रोध हमसे सहन नहीं होगा। हमारे अंदर की शक्ति नहीं है कि हम हिमालय के क्रोध को झेल लें। इसलिए हम हिमालय को अपने प्यार से सींचना शुरू करें और हिमालय के साथ हमारा पर्यटन नहीं, तीर्थाटन बढ़े। हम हिमालय को तीर्थ की तरह देखें और हिमालय हमारे लिए शुभ बने। ऐसी नीति, ऐसी रीति, ऐसे कानून कायदे हमें बनाने चाहिए। जी बिल्कुल और डॉक्टर। तो
नेपाल को इस बात के लिए समझाया जा सकता है। अभी नेपाल हमसे बाहर नहीं है, फिर भी बाहर नहीं है, अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। वी हैव सम सीड ऑफ होप विद नेपाल। बहुत सारी आशा की किरणें हैं, उसके साथ हम अच्छे से रास्ते बना सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को भी ठीक करना होगा और फिर नेपाल को ठीक करेंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अभी तो हम ही अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के नाम पर और वहां क्या क्या हम सब कर रहे हैं, उस सब को जी ठीक डॉक्टर। से हिमालय के लिए उचित और अनुचित क्या है ये समझकर हमारी विकास की नीति और हिमालय की नीति का समन्वय होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या ऐसी आपदाओं की पहले से चेतावनी देने के लिए हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्थाएं हैं? अगर नहीं तो सबसे बड़ी कमी कहां पे है? देखो, ऐसी आपदाओं की जानकारी देने के लिए भारत में अच्छे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतने अच्छे डिपार्टमेंट और भारत के इतने अच्छे वैज्ञानिक समय से पूर्व ये सब जानकारियां संबंधित समाज को, संबंधित राष्ट्र को, संबंधित प्रदेश को, संबंधित लोगों को क्यों नहीं देते? भारत में ये क्षमता है, भारत में ये कुशलता है, भारत की ये योग्यता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये योग्यता होते हुए, ये भारत की बड़ी स्किल होते हुए भी भारत टाइम से पहले इन सारी सूचनाओं को क्यों प्रसारित नहीं करता। मैं अपने वैज्ञानिकों से निवेदन करूंगा कि हमें अपनी कुशलताओं, दक्षताओं को भारत के और दुनिया के हित के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम और जय जगत केवल नारा लगाने के लिए नहीं बोलते हैं। ये हमारे व्यवहार में, ये हमारे संस्कार में, ये हमारे आचरण में भी दिखना चाहिए। यदि नेपाल की ऐसी घटनाओं की जानकारी हम नेपाल को भी देते तो उसमें हमारा ही हित था, नेपाल का भी हित था। ये दुनिया एक है और ये दुनिया एक परिवार की तरह है। तो जो कुशलताएं, क्षमताएं और दक्षताएं हमारे अंदर हैं वो सबके भले के लिए उपयोग होनी चाहिए। जी डॉक्टर, जाते जाते मुझे आपसे आखिरी सवाल पूछना है। नेपाल और पूरे हिमालय क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए आप सरकारों और आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तीनों देश के सरकार अगर साझा कुछ कोशिश करना चाहे तो वो कोशिशें कौन सी होनी चाहिए? देखिए, हिमालय किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है, वो हमारे पूरे भारत का हिस्सा है जी। इसलिए हमारी भारत सरकार को ये पहल करनी होगी कि हिमालय के संरक्षण की नीति बनाए और हिमालय में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहिसाब ना बढ़ाए। जी हाँ। हिमालय हमारे व्यापार के लिए नहीं है, हिमालय हमारी कमाई नहीं है, हिमालय हमारी एक तरह से माई बाप है। तो जो माई बाप होता है उससे हमेशा कमाई नहीं देखी जाती, उससे ये देखा जाता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो अपनी पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए अच्छा करेगा। अभी जो हमारा जनरेशनल गैप है, जो हम अपने काल में हिमालय से ले रहे हैं, वो हमारी अगली पीढ़ी से हम उधार ले रहे हैं। तो हमारी सरकार को और हमारे समाज को ये मान लेना चाहिए कि हिमालय से हम कितना उधार लेंगे भाई। अब हिमालय में उधार देने की क्षमता नहीं रही है, अब हिमालय को हमने लील लिया है। इसलिए हिमालय से अब हम उधार ना लें, उससे हम कमाई की आशा ना करें। जिसे हम बाप और माई कहते हैं उससे कमाई नहीं करते। इसलिए हिमालय की हमारी सरकार को संरक्षण नीति बनानी चाहिए और जो ऑलरेडी नीति है 66% हिमालय में जंगल, और ऐसा कोई उद्योग ना लगे जिससे हिमालय की हेल्थ पर नुकसान हो। जी हाँ। हिमालय के संरक्षण की नीति और कानून कायदे हमारी सरकार बनाए और हमारे समाज को भी ये जान लेना चाहिए कि हिमालय से अपना लालच पूरा करने के लिए, अपनी मौज मस्ती करने के लिए हिमालय में ना जाएं।
हिमालय हमारी मौज मस्ती की जगह नहीं है। हिमालय हमारी शांति की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति की और हमारी प्रकृति की समृद्धि का स्थान है जी। इसलिए हिमालय की प्रकृति और संस्कृति की समृद्धि हम बना के रखें, और यदि हम बना के रखेंगे तो हमारी सरकार भी हमसे सीखेगी और हमारी सरकार भी हिमालय को समृद्ध बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए आगे आएगी। इसलिए हमारे समाज को, ना केवल हिमालय के समाज को, भारत के संपूर्ण समाज को, क्योंकि हिमालय भारत के संपूर्ण समाज का है, इसलिए संपूर्ण समाज को हिमालय के रक्षण, संरक्षण और पोषण के काम करने चाहिए। सरकार को भी हिमालय में अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करने वाली नीति को के विरुद्ध जाके हिमालय का रक्षण, संरक्षण और पोषण का कानून बनाए और उसकी नीति बनाए और उसके अनुसार हिमालय को हरा भरा, हिमालय की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र सिंग जी हमसे जुडने के लिए। आणि ॲज अ एक्सपर्ट त्यांनी आजपर्यंत काय पाहिलेलं, त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी काय अनुभव घेतलेले आणि त्यावरच्या उपाययोजना या संदर्भात डॉक्टर राजेंद्र सिंग यांनी सविस्तर आणि सखोल चर्चा केली। खूप खूप धन्यवाद आमच्यासोबत जोडल्या गेल्यात त्यासाठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।